हम लोग यूपी कांस्टेबल में प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनको उनका सॉल्यूशन कर रहे हैं और मैं आपको 3 साइड करवा चुका हूं। तो ये चौथा क्वेश्चन पेपर है अपना 20/12/2020 सेकेंड शिफ्ट का। ठीक है, सेकेंड शिफ्ट का पेपर हम करेंगे अभी। इसमें मुझे लगता है कि शायद 12 से 14 सवाल कुछ पूछे थे एग्जामिनर ने, तो वो 12 से 14 सवाल किस पैटर्न पे थे वो देखेंगे। और ये सारे, देखो मैं बता रहा हूं आपको बार बार कि ये सारे क्वेश्चन आप पढ़ के जाइए, करके जाइए, नहीं तो फिर क्या है थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये सब सवाल आप जब पढ़े रहोगे ना, तो अभी जब पेपर में आप बैठोगे 8-9-10 जून को जो पेपर, आपको लगेगा कि जैसे आप अभी अभी जस्ट पढ़ के आए हो, क्योंकि ये जो पैटर्न है इसी पैटर्न पे आपका पेपर आने वाला है। बहुत ज्यादा इतर नहीं होगा, थोड़ा बहुत प्लस माइनस थोड़ा बहुत चलेगा, 10% प्लस माइनस चलेगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, देखो जरा पहला क्वेश्चन, एक वस्तु के मूल्य में वार्षिक 20% का मूल्य ह्रास होता है यदि 2 वर्ष पहले खरीदी गई थी और इस समय इसका मूल्य 8,000 था। 20% की अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, तो आप बोलेंगे 1/5। अगर ह्रास हो रहा है तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो 4/5 हो गई। पहले 5 थी, अभी कितनी है? 4। 4 की वैल्यू कितनी दी गई है? यदि यह 2 वर्ष पहले खरीदी गई थी और इस समय इसका मूल्य 8,000, 2 वर्ष की बात कर रहे हैं ना, तो अगर वो 2 वर्ष की बात कर रहा है तो 2 वर्ष का मतलब क्या, स्क्वायर कर देंगे तो 16/25। ये किसकी बात कर रहा था? 2 वर्ष की बात कर रहा था, इसलिए हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो वर्तमान वैल्यू क्या है? 16, और इधर कितनी दी गई है? 8,000। तो 16 की वैल्यू 8,000 दी गई है, तो 25 की वैल्यू 12,500 नहीं हो जाएगी? ये इस सवाल का उत्तर बनेगा कि नहीं बनेगा? 16 की वैल्यू कितनी दी गई थी? 8,000 दी गई थी। तो उसने क्या पूछ लिया था? उसने क्या पूछा कि जो वर्तमान वास्तविक क्रय मूल्य क्या था? वर्तमान वैल्यू तो दी गई थी, तो वास्तविक क्रय मूल्य कितना था? 25 था। तो 25 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 12,500। 12,500 आप देखेंगे तो ये इस सवाल का सही उत्तर है। समझ गए? चक्रवृद्धि कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने इस टाइप के खूब सारे सवाल करवाए हुए हैं। अगर आपको चाहिए तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, यूपी कांस्टेबल 2026 एग्जाम करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप जाइए, कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर आप देखिए और उस चैप्टर में इस टाइप के जितने भी सवाल करवाए गए वो आप देख सकते हैं वहां पे। अगला, यदि समान आयतन के 2 लंब वृत्तीय सिलेंडर की त्रिज्याओं का अनुपात 3:1 है तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? उसने क्या पूछा? उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या पूछा, और बोल क्या दिया था? समान आयतन। आयतन अगर समान है तो आप ये जानते हो कि जो आयतन होता है वो r²h होता है, पाई वाई जो है तो वो तो ठीक ही है, r²h होता है। तो h1/h2 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? इसका स्क्वायर हो जाएगा, r1/r2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो r1/r2 का स्क्वायर जब आप करोगे तो कितना निकल के आएगा? नहीं, ये उल्टा होगा, देखो देखो जरा ऐसे। आयतन समान है πr1² बराबर πr2² यही है ना? हाँ, तो वही मैं उल्टा लिख दिया था। तो h1/h2 की जो वैल्यू होगी r2 का स्क्वायर बटे r1 का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगी। तो h1/h2 की वैल्यू का जो मान है वो कितना निकल के आएगा? r2 कितनी है? 1, और 3 का मान कितना हो जाएगा? 9। तो h1/h2 का मान 1:9 और 1:9 इस सवाल का ये उत्तर है। समझ गए बात को? कोई डाउट तो नहीं है ना? आयतन समान थे, दोनों के आयतन समान कर दिए। समान आयतन के 2 लंब वृत्तीय सिलेंडर मतलब बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात दिया था 3:1। तो r1 और r2, h1 और h2 का रेशियो पूछा उसने कि ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? तो r2/r1 का होल स्क्वायर, तो 1/9 इस सवाल का सही उत्तर। अगला, के किस मान के लिए समीकरण योग। देखो इस तरह का अगर सवाल कभी फंस गया तो पता रहेगा तभी कर पाओगे, नहीं तो इस सवाल को कभी कर नहीं सकते आप। देखो कैसे उसने बोला कि अद्वितीय समाधान होगा। अद्वितीय समाधान मतलब a/b का मान कभी भी b/a के बराबर नहीं होना चाहिए। अद्वितीय समाधान जो होता है a/b की वैल्यू कभी भी b/a के बराबर नहीं होनी चाहिए, तभी अद्वितीय इसका जो समाधान निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा, नहीं तो फिर क्या है? देखो अद्वितीय का मतलब क्या होता है? अद्वितीय का मतलब क्या होता है? और थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर आपको लग रहा है तो इसको आप ऐसे लिख लो, अद्वितीय समाधान कि a1/a2 का मान कभी भी b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए।
A1 बटे A2 का मान कभी भी B1 बटे B2 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी तो इसकी कोई वैल्यू निकल के आएगी। अगर वैल्यू बराबर होगी, जैसे kx माइनस वाई, के का मान यहां पे कितना है 3 है, तो यहां के का मान 3 जगह अगर आपने रख दिया तो 3x माइनस वाई बराबर 2 और 3x माइनस 2y बराबर 3 बटे 2, आपस में सब कट पिट जाएंगे, कुछ वैल्यू निकलेगी। आदुतीय समाधान मतलब कभी यूनिक इसका सोल्यूशन निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा। तो ये वैल्यू कभी बराबर नहीं होनी चाहिए और इसीलिए के का मान कभी भी 3 के बराबर नहीं होगा। यह इस सवाल का उत्तर है। बात समझ गए? A1 अपॉन A2 का डज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। A1 A2 कभी भी B1 बटे B2 के बराबर नहीं होगा, इसीलिए K का मान कभी भी 3 के बराबर नहीं हो सकता। यूनिक सॉल्यूशन निकालना, आदुतीय का मतलब क्या होता है? यूनिक होता है। यूनिक होता है तो K x माइनस वाई बराबर 2 जो है, K की वैल्यू कभी भी 3 नहीं होनी चाहिए। 3 आप वैल्यू रख दोगे तो 3x माइनस वाई बराबर, और वहां पे क्या है 3x माइनस वाई बराबर 3 बटे 2 लिखा हुआ है ना, तो आप माइनस करोगे तो सब कट जाएंगे, प्लस करोगे तो सब कट जाएंगे। बात क्लियर है? आगे बढ़े। यदि एक संख्या की 6 बटा, यदि एक संख्या की 6/7 की 1/3, 6/7 की 1/3 28 है, कितना है 28 है, तो पूछ क्या रहा है? यदि एक संख्या के 6/7 की 1/3 28 के बराबर है, तो संख्या पूछ ली उसने। ये 2 से काट दें और ये 2 से कट जाएगा 14, तो संख्या क्या निकल के आएगा? 14 और 7 98 इस सवाल का सही उत्तर है। समझ गए? जैसा उसने बोला था वैसा मैंने कर दिया। उसने बोला कि 6/7 का 1/3, 6/7 का 1/3 कितने किसके बराबर? 28 के बराबर है। सॉल्व कर लिया, कैलकुलेशन कर ली, कैलकुलेशन करने के बाद क्या निकल के आ गया इसका? ये हो गया। अगला देखो, वो कह रहा है कि यदि दो परमेय संख्याओं का एचसीएफ तथा एलसीएम समान है, एचसीएफ और एलसीएम समान है, पूरी गणित की दुनिया में यह तभी संभव है जब दोनों संख्याएं समान हो, अदरवाइज ये कभी भी संभव नहीं हो सकता। ये फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया। एचसीएफ और एलसीएम, उसने बोला कि दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम समान हैं, तो मैंने क्या बताया कि पूरी गणित की दुनिया में यह तभी संभव है जब दोनों संख्याएं समान होंगी। पूरी गणित की दुनिया में तभी यह संभव है, सम संख्याएं होंगी तभी, मतलब सम मतलब समान का मतलब है यहां पे जब ये संख्याएं समान होंगी तभी एचसीएफ और एलसीएम बराबर निकलेगा, अदरवाइज कभी भी एचसीएफ और एलसीएम बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, अगर एचसीएफ और एलसीएम दोनों बराबर है इसका मतलब वो दोनों संख्याएं कैसी है? समान है। अगला, दिए गए व्यंजक का मान आपको बताना है। देखो, 2√3 प्लस का 5√3 और माइनस का √12। आप मुझे बताओ क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो अगर इसको ऐसे लिखा जा सकता है तो ये 2√3 और प्लस का 5√3 और माइनस का ये 2√3 लिखा हुआ है, ये कैंसिल आउट हो गया। अगर ये कैंसिल आउट हो गया तो फिर ये कितना बचा? 5√3। यही इस सवाल का उत्तर बना कि नहीं बना? 2020 का पेपर कंपैरेटिवली 2024 से आसान था, 24 में टफ आया। अब 2026 का पेपर 2024 से कंपैरेटिवली थोड़ा टेक्निकल होगा, 100% थोड़ा टेक्निकल होगा, आप देख लीजिएगा। तो 5√3 आ गया, समझ गए मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया, केवल सॉल्व कर दिया इस सवाल को, सॉल्व करने पे उत्तर आ गया। अगला, 5 संख्याएं 12, 24, 35, 27 या 17 एक सेट के रूप में दी गई हैं। यदि सेट की प्रत्येक संख्या को 3 के साथ जोड़कर फिर 4 से गुणा किया जाता है तो सेट की नई संख्याओं का औसत क्या होगा? एवरेज अगर नहीं पढ़ा है तो एवरेज की क्लास मैं ले चुका हूं, वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन पे डलवा दूंगा। एवरेज में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि एवरेज अगर प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा गया तो एवरेज में भी 3 जोड़ दिया जाएगा। प्रत्येक संख्या में 3 का गुणा किया तो एवरेज भी 3 से गुणा हो जाता है। प्रत्येक संख्या में 2 घटाया गया तो एवरेज से भी 2 घट जाएगा। कहने का मतलब यह हुआ
कि जो काम संख्याओं के साथ किया जाएगा वही काम एवरेज के साथ ऑटोमेटिक हो जाता है अपने आप से। अब जरा इनका एवरेज निकाल लो। संख्याएं क्या थी? 12, 24, 35, 27 और 17, ये संख्याएं थी। और एवरेज निकालने का मेथड मैंने आपको बता दिया है कि मैं क्या करता हूं, सरप्लस और डेफिसिट वाला कॉन्सेप्ट में लेके चलता हूं। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि इन सभी संख्याओं का जो औसत होगा, सभी संख्याओं को, जो भी ये संख्याएं दी गई है ना, इन सभी, आप या तो दो तरीके हैं आपके पास, आप जोड़ दीजिए। 12, 24, 36, 35, 71 और 7, 78 और 20 कितना? 98 और 7 कितना हो गया? 105 और 10 115 और बटे कितना? 3 और 2 5, भाग दे दो। जब भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 23। तो एवरेज कितना निकल के आ गया? 23। अब वो ये क्या कह रहा है? औसत इसका कितना हो गया? औसत 23 आ गया। अब उसने क्या बोला कि प्रत्येक संख्या को 3 के साथ जोड़कर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 के साथ जोड़ देना है और 4 मल्टीप्लाई करना है। तो अब औसत, नया औसत क्या होगा? 23 में 3 के साथ जोड़ देना है और 4 का क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 23 और 3 26 और 26 में 4 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 104। तो जो उत्तर बनेगा वो कितना बनेगा? 104। ये इस सवाल का उत्तर बना। ये इस सवाल का सही उत्तर बन गया कि नहीं बन गया? हमने क्या किया कि 3 जोड़ दिया और 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि जो काम संख्याओं के साथ किया जाएगा वही काम ऑटोमेटिक एवरेज औसत के साथ हो जाता है। तो 3 का मल्टी जोड़ दिया और 4 का मल्टीप्लाई किया, 26 को 4, 104 इस सवाल का उत्तर बन गया। ठीक है, देखो अब कुछ लोग अगर ऑप्शन से करना चाहो, उसने क्या बोला था कि 3 जोड़ के 4 से गुणा किया जाएगा तो जो भी आंसर आएगा वो 4 का मल्टीपल फैक्टर होगा। तो ये दो ऑप्शन इस सवाल के उत्तर नहीं थे। अगर किस्मत अच्छी होती तो ये एक ऑप्शन और मिल जाता, तो डायरेक्ट हम 4 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते, उत्तर बन जाता। लेकिन एवरेज का जो वो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया है तो वो मैं थोड़ा थोड़ा यहां पे सिखा देता हूं आपको। औसत आप ऐसे मत निकालिए, एडिशन करके आप औसत मत निकालिए। मैं मान के चल रहा हूं कि इस सवाल का जो औसत है वो 25 है। मैंने कितना मान लिया? 25। ये कितना कम हो गया? माइनस का 13 और ये माइनस का 1, ये प्लस का 10 और ये प्लस का 2 और ये माइनस का 8। इन सबको जोड़ोगे तो 10 और 2 12, 12 प्लस के हो गए 8 और 1 9 और 13 9 22। 22 माइनस के हैं और 12 प्लस के हैं, तो माइनस का कितना बचा? 10। अगर माइनस का 10 बचा, हाँ माइनस का 10 बचा, तो इसका मतलब जो औसत होगा, क्या होगा? तो जो औसत होगा वो 10 और बटे कितना? 5। तो कितना आ जाएगा? ये आपका औसत निकल के आएगा 23। औसत कितना निकल के आ गया? 23 औसत निकल के आ गया। ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप औसत कोई एक संख्या मान लो, फिर सरप्लस और डेफिसिट का कॉन्सेप्ट लगा दो। जब सरप्लस और डेफिसिट का आप कॉन्सेप्ट लगाओगे तो फिर आप जितना प्लस या जितना माइनस होगा उतना आप इधर पे जोड़ के घटा देंगे तो आपका उत्तर निकल के आ जाएगा। एक ये तरीका भी होता है औसत निकालने का। आप औसत जो मर्जी वो मान लो, जो आपका मन करे आप वो औसत मान लो। तो अगर आप चाहो तो इससे कर लो, नहीं तो मैंने आपको जो वो वाला तरीका सिखाया है कि सबको जोड़ दो और सबको जोड़ने के बाद ये कितना आया था? 115 बटे 5 और बराबर कितना हो गया? 23। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल, यदि कोई व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो वह 54 मिनट कम समय लेता है, उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी कितनी थी? आप मुझे यह बताओ जरा कि अगर मैं आपसे बोलूं कि 8 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो वह 54 मिनट कम समय लेता है। चाल जो उसकी है 8 और 12, मैंने बताया कि जो समय होता है वो जस्ट उल्टा होता है। तो 4 3 12 और 4 दूनी 8, यही तो होता है। उसने क्या पूछा था? वास्तविक दूरी कितनी थी? दूरी पूछ ली थी 54 मिनट। उसको 8 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय अगर 12 से चलेगा तो 3 और 2 1, 3 और 2 1 और 1 का मतलब कितना आ गया? 54। 54 मिनट कम समय लेता है तो 1 का अंतर जो आ गया वो 54 आ गया। और 54 दूनी 108 और 54 3 कितना हो गया? 162। अब आपसे वो जो चाहे वो पूछ लेगा और आप
तुरंत आंसर बता देंगे। जब वो 8 किलोमीटर की गति से चलेगा तब उसको 162 मिनट लगेंगे, और जब वो 12 किलोमीटर की गति से चलेगा तब उसको 108 मिनट लगेंगे। डिस्टेंस निकालनी थी, दूरी निकालनी थी, तो दूरी आप चाहे यहां से निकाल दो, दूरी आप चाहे इसका इसका मल्टीप्लाई कर दो, चाहे इसका इसका मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का उत्तर वही आएगा। 108 मिनट है तो 60 का भाग दे दो, 12 पंचे 60। कुछ गलत है सवाल में, टाइपिंग एरर हुई है, देखो जरा। चौवन मिनट नहीं है, देखो 54 मिनट नहीं है, टाइपिंग एरर थी इसमें, तो टाइपिंग एरर की वजह से 54 किलोमीटर ये हटा दो, ये पूरा 54 किलोमीटर अधिक चल लेता है। वो कह रहा है कि जब वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो वह 54 किलोमीटर अधिक चल लेता है। उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी कितनी थी? आप मुझे बताओ कि जब वो 8 किलोमीटर से 12 किलोमीटर की जब उसने चाल बढ़ाई, तो इसका मतलब वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड बढ़ा रहा है, तब उसको कितना लगा? 54। जब वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड बढ़ाएगा तब उसको कितना लग गया? 54। तो 4 की वैल्यू 54 के बराबर है, तो 8 की वैल्यू उसने कितना पूछ लिया? तो उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी कितनी थी? वास्तविक तो 8 थी, तो वास्तविक 8 का मतलब कितना हो जाएगा? 4 बराबर 54 है, तो 8 बराबर कितना? 2 का मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, 108, और यही 108 इस सवाल का सही उत्तर है। जो उसने अपनी स्पीड थी वो 8 से क्या कर दी? 12। कितना बढ़ाया? 4। डिस्टेंस कितनी ज्यादा कवर होगी? 54 किलोमीटर। तो 4 की वैल्यू 54। उसने क्या पूछा? वास्तविक दूरी कितनी थी? 8। तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 108। यही इस सवाल का उत्तर निकल के आ गया। आगे बढ़े। किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ाया गया, उसके बाद 44% घटाया गया। कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। कॉन्जिक्यूटिव क्रमागत डिस्काउंट जब लगता है, प्रतिशत में क्या कहता है? क्रमागत डिस्काउंट है। और क्रमागत डिस्काउंट के लिए आपको एक फॉर्मूला पहले से ही पता होगा, नहीं पता है तो लिख लो ये वाला। क्रमागत डिस्काउंट के लिए क्या होता है? क्रमागत डिस्काउंट जो होता है तो x + y बटे 100 होता है। साइन जो होते हैं अगर डिस्काउंट है तो फिर माइनस हो जाएगा, और बढ़ाया मतलब कम किया गया तो माइनस, और बढ़ाया गया तो प्लस। इस तरह से बस कर लेना। बढ़ाया गया तो प्लस का 50, कम किया गया तो माइनस का 44, और ये कितना हो जाएगा? प्लस का 50 और माइनस का 44, और बटे कितना? 100। 50 से ये 2 बार कट जाएगा और ये कट जाएगा 22 बार। उत्तर अगर आपसे पूछा जाए, उत्तर अगर आपसे पूछा जाए तो कितना आएगा? 50 में से 44 जाएगा 6, और ये कितना आएगा? माइनस का 22 है ना, 22। तो ये आ जाएगा माइनस का 16। माइनस ये बता रहा है कि कमी हो रही है। माइनस क्या बताता है? कमी। माइनस किसको बता रहा है? इसको, ये कमी को बताता है। तो आंसर देख लो, 16% की कमी, ये इस सवाल का उत्तर है। 16% की क्या हो गई? कमी। तो 16 माइनस आ रहा था इसलिए माइनस, मतलब 16% की कमी इस सवाल का उत्तर है। ये आसान सवाल था। अगला, ये देखो, अच्छा सवाल है। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा सवाल इस बार पूछा जाना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है इस तरह का सवाल आपका इस बार पूछा जाएगा। संभावना तो पूरी है, बाकी देखो क्या होता है। कह रहा है ए गुणा का संकेत है, तो 8 गुणे कितना? 3। फिर कह रहा है कि सी योग का संकेत है, तो प्लस 24। फिर कह रहा है कि डी घटाने का संकेत है, और बी क्या है? बी विभाजन का संकेत है, बटे कितना? 12। और डी क्या है? डी घटाने का संकेत, और घटाना कितना है? 19। बस अब क्या बचा? बॉड मास लगा दो। बॉड मास का मतलब ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। इसका तो फॉर्मूला यही है ना, बॉड मास। तो पहले भाग, फिर गुणा, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। तो भाग देंगे इसका इसमें पहले, तो कितना आएगा? 2। फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये 24 हो गया, प्लस का 2 हो गया, माइनस का 19 हो गया। यही तो है। 26 में से 19 चला जाएगा, कितना बचा? 7। 7 इस सवाल का सही उत्तर है। तो बॉड मास लगाना पड़ेगा, पहले डिवीजन,
बाद में मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, तब सब्सट्रैक्शन। घटाना सबसे आखिरी में होता है। तो पहले भाग दिया 24, फिर 8 का 3 में मल्टीप्लाई किया 24, सॉरी 12 2 24 और 8 3 24, 24 2 26 में से 19 चला जाएगा तो 7 आ गया। 7 इस सवाल का सही उत्तर है। आगे बढ़े। कह रहा है कि अन्ना ने किसी बैंक में एक निश्चित राशि का निवेश किया जो साधारण ब्याज देता है। 2 साल के अंत में निवेश का मूल्य 240 था। 2 वर्ष के अंत में कितना था? 240 था। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? आगे वो ये कह रहा है 40 का 3 साल तक उसने और इंतजार किया। 3 साल तक उसने और इंतजार किया, फिर कितना प्राप्त हो गया? 420। 3 वर्ष और अब कितना हो गया उसका? 420। 240 और 420 तो कितना बढ़ गया? 180। अगर ये 180 बढ़ गया तो समय कितना लगा? समय कितना लगा? 3 वर्ष है ना, तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा? 60। 1 वर्ष में अगर आपसे पूछा जाए तो 60। तो ये 2 वर्ष अगर पीछे जाओगे तो 2 वर्ष अगर आप पीछे जाना है तो ये क्या हो जाएगा? 120 माइनस हो जाएगा। तो 240 में से 120 माइनस करोगे तो 120 बचेगा आपके पास। तो इसका मतलब आपका जो धन था वो कितना था? 120। जो आपने राशि इन्वेस्ट की थी, जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया था वो कितना था? 120 था। बात क्लियर हो गई? समझ गए होंगे? आसान था, कुछ बहुत ज्यादा टेक्निकल सवाल नहीं है। ये बहुत कम सवाल पूछे गए थे 2020 की सेकेंड शिफ्ट में, तो ये मुझे लग रहा है लास्ट सवाल है उसका। यदि कह रहा है पी एक पूर्णांक है तो पी का सबसे छोटा संभावित मान क्या होगा? जहां पी स्क्वायर 156 गुणा 135 किससे? 14 से विभाज्य है। बताओ पी का संभावित मान क्या हो सकता है कि अगर ये 14 से पूर्णतया विभाज्य? संभावित मान उसने पूछ लिया, पी स्क्वायर है तो 156। देखो इनमें से कोई वैल्यू 156 से नहीं कट रही होगी, कोई भी वैल्यू। और संभावित मान उसने पूछा है, ना तो 156 14 से कटता है और ना ही 135 14 से कटता है। इसका मतलब P वो वैल्यू होगी जो विभाज्य का मतलब क्या होता है कि 14 से पूर्णतया कट जाए। तो P की जो वैल्यू होगी वो 7, और सबसे छोटी वैल्यू पूछी है तो हम बड़ा इसलिए नहीं ले सकते, 14 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि 14 क्या है? बड़ी है, और 7 क्या है? सबसे छोटी वैल्यू है। तो 7 इसकी एक वैल्यू हो सकती है, ये 7 P की। तो P की अगर वैल्यू 7 होगी तो 14 से कट जाएगा, 14 से कट जाएगा क्योंकि 2 तो इसके पास है ना, 156 में भी है, इसमें नहीं है, लेकिन इसमें 2 है ना, तो 7 गुणे 2 मिलकर 14 बना देंगे, 14 पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो P की जो संभावित वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू होगी वो क्या होगी? 7 होगी। तो ये कुछ 12 सवाल थे 2020 सेकंड शिफ्ट का ये पेपर था। तो इसमें कुछ इस तरह से सवाल पूछे गए थे। अभी 2019 या जो भी पेपर हुआ था वो वाला मैं लेके आऊंगा। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से क्या है कि पेपर का पैटर्न हमें पता चल रहा है। अब अगर आप यहां तक पहुंच गए हो, इसका मतलब ये कि आप पढ़ रहे हो कायदे से। अगर पढ़ रहे हो ना तो फिर कहीं कोई दिक्कत है, कुछ है, आप कमेंट में पूछना जरूर कि सर ये दिक्कत आ रही है, ये समस्या आ रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा, और कुछ भी है तो आप वो पूछिए कमेंट में। वीडियो पसंद आ रहा है तो आप चैनल को वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दो, है ना। मैंने आपको बार बार एक ही चीज बोला कि मुझे क्या है कि एक मोटिवेशन चाहिए, मुझे सिर्फ ये पता हो जाए ना कि बच्चे जुड़ रहे हैं, बस उतना ही चाहिए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। मैं ऑलरेडी वर्किंग हूं, आप जानते हो, मैं कई बार बता चुका हूं, मैं ऑलरेडी वर्किंग हूं और मैं गेस्टेड पोस्ट पे काम भी कर रहा हूं। तो वैसा कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ यही है कि आप, मुझे ये लगता रहना चाहिए कि नहीं बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं, उनको मुझसे पढ़ना है, उनको समझ में आ रहा है। मेरा इंटेंशन ये क्लास पढ़ाने का सिर्फ यही है कि आपका किसी भी कंडीशन में सिलेक्शन हो जाए, बस, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में या अगले PYQ में, शायद 2019 का होगा, तो और वो देखेंगे वो कैसे कैसे पेपर, किस तरह से सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए तब तक।